एवरीवन। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लास के अंदर पहला डिसऑर्डर पढ़ा इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में। अब हम दूसरा डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेड इंजरी। बीमारी के नाम से ही काफ़ी जानकारी तो क्लियर होती है कि हेड इंजरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली हम हेड इंजरी टॉपिक के अंदर अगर किसी व्यक्ति को सिर पर चोट लग जाती है, खोपड़ी पर चोट लगती है, तो उस केस में उसे क्या लक्षण दिखाई देंगे या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं जो कि हेड इंजरी होता है। अब सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं इटियोलॉजी। मीन्स सिंपल पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लगने के या ब्रेन के अंदर इंजरी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इटियोलॉजिकल पॉइंट होता है दैट इज द आरटीए। आरटीए मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो कि एक मोस्ट कॉमन कारण होता है हमारा हेड इंजरी होने का। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब मतलब बाइक से हो गया, चाहे कार से हो गया, चाहे ट्रक से हो गया, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो भी होता है वह सभी वजह हो सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर हेड इंजरी होने के पीछे। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण हो सकता है गन शॉट इंजरी। अब दूसरा सिर में चोट लगने की वजह होती है गन शॉट इंजरी। मीन्स आप सिरंजिस के चलते बंदूक की गोली से किसी को अगर सिर में चोट लगती है तो उसे हम गन शॉट इंजरी बोलते हैं। तो यह भी हेड इंजरी का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है जिसे हम गन शॉट इंजरी के नाम से जानते हैं। अब तीसरे कारण के बारे में बात करें तो तीसरी वजह हो सकती है दैट इज फॉल फ्रॉम द हाइट। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है, मीन्स छत से गिर गया, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसके सिर में चोट लग सकती है। मीन्स तीसरा रीजन हमने लिख दिया फॉल फ्रॉम द हाइट। यहाँ फॉल फ्रॉम द हाइट के अंदर एक और जानकारी ऐड कर लें कि जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति ऊंचाई से धरातल पर ही गिरे। हो सकता है व्यक्ति धरातल पर चलता हुआ सामने कोई गड्ढा आ जाए, कोई कुआं बना हुआ है, कोई बोरवेल बना हुआ है, अगर उसके अंदर जाकर गिर जाता है, मीन्स धरातल से गहराई वाली जगह पर, डेप्थ वाली जगह पर गिरता है, तब भी उसके अंदर हेड इंजरी होने की संभावना होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉल फ्रॉम द हाइट के अलावा इस अदर रीजन हो सकता है दैट इज स्टैब इंजरी। अब स्टैब इंजरी का मतलब समझें। स्टैब इंजरी से तात्पर्य होता है कि अगर सिर के ऊपर किसी भी धारदार हथियार से हमला किया जाए, किसी भी धारदार हथियार का मतलब हो सकता है चाकू, तलवार, किसी भाले की मदद से अगर सिर के ऊपर हमला किया जाए तो उसे हम स्टैब इंजरी के नाम से जानते हैं। स्टैब इंजरी जो है वह नाइफ या फिर स्वॉर्ड मीन्स चाकू या तलवार की मदद से अगर कोई सिर पर चोट लगती है तो उसे हम स्टैब इंजरी के नाम से जानते हैं। तो यह भी एक वजह हो सकता है सिर में चोट लगने के पीछे, जो कि नाइफ एंड स्वॉर्ड, दो धारदार हथियारों के नाम हमने लिखे हैं। इसके अलावा ट्रॉमा बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट, अगला कारण हमने लिखा है ट्रॉमा बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझें। ब्लंट ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है कि हथियार जो है वो धारदार नहीं है, लेकिन अगर कोई रॉड या फिर किसी हॉकी स्टिक वगैरह ऐसी वस्तु से अगर हमला किया जाए तो उसे हम ब्लंट ट्रॉमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर धारदार हथियार से इंजरी की जाए तो उसे हम स्टैब इंजरी बोलेंगे, और अगर हॉकी स्टिक या फिर लोहे की रॉड इनसे अगर हमला किया जाए तो उसे हम ब्लंट ऑब्जेक्ट वाली इंजरी बोलेंगे। इन दोनों ही केसेस में, मीन्स धारदार हथियार वाले में भी और ब्लंट ऑब्जेक्ट वाले में भी, दोनों केसेस में अगर इंजरी होती है तो सिर में चोट लगने की संभावनाएं है, ब्रेन को कोई ना कोई नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। तो यहां हमने हेड इंजरी के अंदर अलग अलग इटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस किए, अलग अलग कारणों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी के बाद में अब हम बात करेंगे कि हेड इंजरी अगर होती है, अगर सिर में चोट लग जाती है तो कितने प्रकार की इंजरी हो सकती है। मीन्स आघात बाहर लगा होगा या अंदर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स टूटे होंगे। इस आधार पर हमने हेड इंजरी को टाइप्स में डिवाइड किया है, और टाइप्स टोटल 2 प्रकार की हेड इंजरी देखने को मिल सकती है। अब 2 प्रकार कौन कौन से? पहला होता है ओपन हेड इंजरी और दूसरा होता है क्लोज्ड हेड इंजरी। अब हम इन दोनों के बारे में
विस्तृत जानकारी डिस्कस करें उससे पहले इन दोनों का सिंपल मीनिंग क्लियर कर लें कि ओपन हेड इंजरी और क्लोज्ड हेड इंजरी से क्या तात्पर्य है। तो नाम से ही क्लियर है, अगर हमारे सिर पे चोट लगे और सीधा कोई खुला घाव दिखाई दे रहा हो, कोई ओपन वुंड दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी हेड इंजरी को तो हम बोलेंगे ओपन हेड इंजरी। और अगर सिर कहीं पर टकरा गया है, बाहर कोई खून खराबा या कोई बाहरी विशेष आघात दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंतरिक जगह पर ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है व्यक्ति को चक्कर आ रहे हों, अंदर न्यूरॉन टूट गए हों, तो ऐसी प्रकार की इंजरी जिसके अंदर बाहर घाव दिखाई देता है उसे तो हम ओपन इंजरी बोलते हैं। और ऐसी प्रकार की हेड इंजरी जिसमें बाहर घाव देखने को नहीं मिलता है, केवल आंतरिक हिस्से में चोट लगी रहती है, उसे हम क्लोज्ड प्रकार की हेड इंजरी बोलने वाले हैं। तो यहां नाम से क्लियर हो गया। अब हम दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ओपन हेड इंजरी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्लोज्ड हेड इंजरी में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले ओपन हेड इंजरी जो होते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की चोट लग सकती है। दो प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है लैशरेशंस और दूसरा होता है फ्रैक्चर। अब यहां पर हमने ओपन हेड इंजरी जिसमें खुला घाव दिखाई देता हो, उसमें दो प्रकार की इंजरी के नाम लिखे। पहला होता है लैशरेशंस और दूसरा होता है फ्रैक्चर। पहले का मतलब क्लियर करते हैं। लैशरेशंस का मतलब होता है कि कोई खरोच लग जाना, जैसे कि व्यक्ति कोई बाइक पे जा रहा था सड़क पे और अचानक से बाइक फिसल जाती है, तो व्यक्ति उस सड़क से घसीट जाता है जिससे बाहरी स्क्रैचेस आते हैं, हल्के खरोचों की वजह से थोड़ा खून वगैरह भी निकल रहा है, हल्का घाव भी दिखाई दे रहा है, तो उसे हम लैशरेशन के नाम से जानते हैं। लैशरेशन ऐसे घाव जिसमें घर्षण लगता है, जिसमें फ्रिक्शन की वजह से स्किन या कुछ टिश्यूज छिल जाते हैं, उन्हें हम लैशरेशन के नाम से जानते हैं। अब लैशरेशंस एक खुला घाव है या बंद इंजरी है, तो इसी एक सिंपल कॉमन सेंस का जवाब है कि घाव यह खुला प्रकार का है, क्योंकि घर्षण लगने की वजह से जो हिस्सा छिल जाएगा वो हमें क्लियरली बाहर दिखाई देने वाला है। तो पहला लैशरेशंस जो होता है वह एक प्रकार की ओपन इंजरी होने वाला है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा हमने लिखा है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर का शाब्दिक अर्थ तो सभी को पता होगा। फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूट जाना, बोन्स का टूट जाना, उसे हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। मीन्स खोपड़ी जो कि स्कल बोन्स की हड्डियां हैं, उनके अंदर अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो वह भी ओपन प्रकार की इंजरी में हमने इंक्लूड किया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रैक्चर जो है वो खुले घाव के तौर पर ही हो। यह भी हो सकता है कि फ्रैक्चर अंदर ही अंदर हो, बाहर घाव ना हो, और यह भी हो सकता है कि हड्डियां सीधी बाहर दिखने लग जाए और फ्रैक्चर काफी बड़े लेवल का हो। तो फ्रैक्चर के संदर्भ में यह पता रखें कि फ्रैक्चर दोनों केसेस में संभव है। ओपन इंजरी के तौर पर भी हो सकता है और क्लोज्ड इंजरी के तौर पर भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि खोपड़ी में चोट लगने पर, हेड इंजरी होने पर कौन कौन से प्रकार के फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ध्यान दें, यहां टोटल 4 प्रकार के फ्रैक्चर्स हमें हेड इंजरी वाले मरीजों में देखने को मिलने वाले हैं। 4 प्रकार के फ्रैक्चर कौन कौन से हैं, ध्यान दें। सबसे पहला तो होता है लीनियर फ्रैक्चर। सबसे पहला जो फ्रैक्चर है उसे हम लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं। लीनियर फ्रैक्चर को समझें। लीनियर फ्रैक्चर में पहला शब्द लिखा है लाइन। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि अगर ये पूरी आपके खोपड़ी की हड्डी है और इस खोपड़ी की हड्डी में बाहरी आघात लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से यहां बीच में ऐसी मामूली सी दरार पड़ गई है, लेकिन हड्डी के टुकड़े जो हैं वह अलग अलग सेपरेट नहीं हुए हैं, केवल बीच में मामूली सी दरार दिखाई दे रही है। दरार भी जब एक्सरे करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट में दिख रही है। यहां बाहर कोई हड्डी के बड़े बड़े टुकड़े या कोई भी ओपन बड़ा घाव नहीं दिख रहा है, केवल एक्सरे करवाने पर हड्डी में मामूली सी दरार दिखाई दी है। तो ऐसे प्रकार के फ्रैक्चर को हम लाइनियर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब लाइनियर मीन्स में जिसमें केवल लाइन पड़ी हो, केवल दरार पड़ी हो, ज्यादा बड़ा टुकड़ों में डिवाइडेशन ना हुआ हो, उसे हम लाइनियर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के फ्रैक्चर के बारे में। दूसरा फ्रैक्चर होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अब डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का मतलब समझें। डिप्रेस मतलब क्या होता है? डिप्रेस मतलब धंस जाना। तो अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इंजरी इस प्रकार की है कि
चोट जो लगी है वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट, माना कि हॉकी स्टिक थी या कोई लोहे की रॉड थी, उससे इंजरी हुई है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सिर पर मारा गया है, मान लिया हॉकी स्टिक थी, सीधा ऐसे सिर पर मारा, और जो हॉकी स्टिक का हिस्सा खोपड़ी की हड्डी के संपर्क में आया, वो हिस्सा पूरा मान लेते हैं टूट गया। मान लिया कि यहां पर जाकर हॉकी की स्टिक सिर पे पड़ी, वहां का हिस्सा हड्डी का टूट गया, और वो टुकड़ा टूटकर बाहर तो नहीं निकला, जबकि वह जैसे ही चोट लगी वो टुकड़ा टूटकर अंदर धंस गया, ये पार्ट में गड्ढा पड़ गया। इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब ये लाइनियर से अलग कैसे हुआ? लाइनियर वाले में केवल एक दरार पड़ी थी, हिस्से अलग अलग सेपरेट पूरी तरह नहीं हुए थे, जबकि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या हुआ है? आघात ज्यादा तेज हुआ है, हड्डी का टुकड़ा टूट चुका है, और टूटने के बाद वो पूरा अंदर की तरफ धंस गया है, जो कि जाकर ब्रेन को दबाने वाला है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तीसरे प्रकार के फ्रैक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फ्रैक्चर होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। ध्यान दें, हमारा जो हेड इंजरी के अंदर तीसरे प्रकार का फ्रैक्चर होता है, उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य समझें, जब फ्रैक्चर का नेचर जो है थोड़ा ज्यादा सीवियर हो और सीधा किसी धारदार हथियार, मीन्स मान लिया चाकू या तलवार या भाले से हमला किया गया हो, और चोट लगने के दौरान सुपरफिशियल जो टिश्यूज हैं वो तो कट गए हों, मीन्स चाकू या तलवार मारी, सुपरफिशियल टिश्यू तो कट गए, सीधा अंदर हड्डी तक पहुंच चुके हैं, हड्डी के टुकड़े भी हो गए हैं, और वो हड्डी के टुकड़े हमें सीधे उस खुले घाव के अंदर दिखाई देते हों, तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर की एकमात्र खासियत आप याद रखें, और एकमात्र खासियत यह है कि बोन इज विजिबल इन द वुंड, मतलब जो धारदार हथियार से घाव बना है, उस घाव के अंदर अगर बोन के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हों, तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो क्या लीनियर फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में बोन नहीं दिख रही थी? तो हो सकता है इन दोनों में हड्डी न दिखाई देती हो, क्योंकि लीनियर फ्रैक्चर में हो सकता है सुपरफिशियल टिश्यू तो वैसे ही है, अंदर एक्सरे करवाया तब जाके पता लगा था कि माइनर सी दरार है, जबकि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के अंदर भी हड्डी टूटी जरूर थी, हड्डी बाहर नहीं आई थी, उल्टा अंदर ही ब्रेन के अंदर धंस गई थी। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के अंदर भी हो सकता है हड्डी के टुकड़े न दिख रहे हों, लेकिन अगर चोट लगने के बाद में टूटे हुए हड्डी के टुकड़े विजिबल हों, बाहर से घाव के अंदर दिखाई देते हों, तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे चौथे प्रकार के फ्रैक्चर के बारे में, और चौथे प्रकार का फ्रैक्चर होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। चौथा प्रकार का फ्रैक्चर है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इस कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जब कोई बोन के पार्टिकल्स जो हैं, बोन का फ्रैक्चर होने के दौरान बोन अगर मैनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, मीन्स काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वह डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे प्रकार के फ्रैक्चर को हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। मतलब यह है कि मान लिया जाए कि यहां पर कोई आघात हुआ, मीन्स हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात करते हैं, बात हम स्कल की कर रहे हैं, तो स्कल का एग्जांपल अगर लें, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट से चोट लगी और हड्डी के दो ही टुकड़े हुए। अगर दो ही टुकड़े हुए तो उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कम्युनिटेड कब बोलेंगे? अगर चोट लगने के बाद में इस खोपड़ी की हड्डी के टुकड़े दो की तुलना में बहुत ज्यादा बारीक बारीक टुकड़े हो गए हों, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर के बारे में के नाम से जानते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा उन मरीजों में देखने को मिलता है जिनमें क्रश इंजरी होती है। क्रश इंजरी मतलब बाइक से गिरा, ऊपर से कोई अन्य वाहन का टायर गुजर गया। ऐसी क्रश इंजरी के केसेस के अंदर ऐसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये चार प्रकार के फ्रैक्चर थे। इसमें केवल दरार पड़ती है, इसके अंदर हड्डी का टुकड़ा टूटकर अंदर ब्रेन के ऊपर धंस जाता है, जबकि तीसरे वाले में
घाव के अंदर हमें हड्डी के टूटे हुए टुकड़े देखने को मिलते हैं, और चौथे प्रकार के फ्रैक्चर के अंदर हमारा बोन पार्टिकल्स जो हैं वो मैनी स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में 2 से ज्यादा संख्या में टूट जाता है, उसे हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा जितना अभी तक हमने बोर्ड पर लिखा और पढ़ा, ये सब हमारा ओपन इंजरी के प्रकार के अंतर्गत आता है। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दें, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हेड इंजरी पढ़ रहे हैं। हेड इंजरी में क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ हेड इंजरी पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक ओपन हेड इंजरी और दूसरी क्लोज्ड हेड इंजरी। यहां पहला पॉइंट हमने ओपन हेड इंजरी को डिटेल में पढ़ा, और ओपन हेड इंजरी में 2 प्रकार की इंजरी होती है, या तो लेशरेशंस हो, या तो खरोच वाले घाव हो, या फिर हो सकता है फ्रैक्चर्स। और फ्रैक्चर जो होते हैं वह 4 प्रकार के हमने पढ़े। तो इसके साथ ही हमारा पहला टाइप जो है वो हो चुका है, जिसमें हमने ओपन इंजरी के बारे में पढ़ा। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, और दूसरा टाइप होता है क्लोज्ड हेड इंजरी। अब दूसरा टाइप देखें, क्लोज्ड हेड इंजरी, नाम से ही क्लियर है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोज्ड हेड इंजरी किसे कहेंगे? ऐसी प्रकार की इंजरी जिसके अंदर बाहर कोई बड़े बड़े घाव जो है वो नहीं दिखते हो, केवल आंतरिक आघात हुआ हो, उसे हम क्लोज्ड प्रकार की इंजरी बोलते हैं। अब क्लोज्ड इंजरी में कौन कौन सी इंजरीज आती हैं? तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की इंजरीज आने वाली है। जैसे ओपन इंजरी में कितनी थी? 2 इंजरी थी। कौन कौन सी? लेशरेशंस और फ्रैक्चर। वैसे ही क्लोज्ड इंजरी के अंदर 3 इंजरी आती हैं। 3 कौन कौन सी? वो ध्यान दें। सबसे पहली इंजरी होती है कॉन्कशन। सबसे पहली प्रकार की क्लोज्ड इंजरी का नाम होता है कॉन्कशन। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, फिर हम अन्य 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हमने लिखा है कॉन्कशन के बारे में। अब कॉन्कशन में होता क्या है वो समझें। कॉन्कशन ऐसी प्रकार की इंजरी है जिसके अंदर जो है वुंड तो एब्सेंट होता है। वुंड एब्सेंट से मतलब है कि कोई बाहरी बड़ा घाव तो नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में केवल और केवल जैरिंग ऑफ द ब्रेन हुआ है। केवल प्रॉब्लम क्या हुई है? जैरिंग ऑफ द ब्रेन हुआ है। अब जैरिंग ऑफ द ब्रेन का मतलब समझे। जैरिंग मीन्स, मान लेते हैं कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आप चलते चलते अपने मोबाइल में चैटिंग करने में व्यस्त हैं, और सामने कोई बिजली का खंभा था, और आप बात करते करते जाकर उस खंभे से टकरा जाते हैं। आपका सिर अगर उस ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो आपको अचानक से सिर में एक झंझनाहट सी महसूस होती है। मीन्स अंदर ब्रेन जो है ऐसे थोड़ा हिल जाता है। जैसे ही आपकी खोपड़ी उस पॉल से टकराती है तो अंदर खोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ ब्रेन थोड़ा हिल जाता है। यहां हम ब्रेन के नष्ट होने या ब्रेन के टूट जाने का जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल टकराने की वजह से ब्रेन थोड़ा हिल गया है, थोड़ा झकझोर गया है, और इसी घटना को हम जैरिंग ऑफ द ब्रेन के नाम से जानते हैं। जब जैरिंग ऑफ द ब्रेन होगा, अगर आपका सिर किसी ऑब्जेक्ट से धीरे से टकराया है, मान लिया पिलर से टकराया है, ऐसी स्थिति में न्यूरॉन्स का डैमेज देखने को नहीं मिलता है। ध्यान दें, न्यूरोनल डैमेज जो होता है वह नहीं होने वाला है। अब यहां इस बात से गौर करें कि अगर न्यूरोनल डैमेज नहीं होता है, इसका मतलब कोई परमानेंट नुकसान होगा। कोई भी परमानेंट नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूरॉन टूटे होते तो हमेशा के लिए नुकसान रह जाता, लेकिन न्यूरॉन्स यहां पर नहीं टूटे हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल कुछ समय के लिए अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस रहने वाला है। एलओसी का मतलब लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, जो कि कुछ देर के लिए अल्टर्ड हो सकता है। मतलब अगर आप ऐसे चैट करते हुए पॉल से टकरा गए तो आपका सिर टकराने के बाद में हो सकता है आपको अगले 10, 15, 20 मिनट के लिए चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा बेचैनी महसूस हो सकती है। तो इसका मतलब होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, आपका ब्रेन थोड़ा रेस्टलेसनेस वाली स्टेज में चला गया है। तो यहां ध्यान दें कि कॉन्कशन वाले मरीज में अल्टर्ड एलओसी देखने को मिलता है। अल्टर्ड एलओसी और लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस में भी हमने अंतर पढ़ा था। लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस का मतलब तो व्यक्ति का पूरा बेहोश हो जाना होता है, जबकि अल्टर्ड होने का मतलब होता है कि थोड़ा बेचैन हो जाना, कंप्लीटली बेहोशी की हालत में नहीं गया है। तो यहां पर भी कॉन्कशन वाला मरीज कंप्लीट बेहोशी की हालत में तो नहीं जाता है, केवल कुछ समय के लिए बेचैनी की स्टेज में जा सकता है। अब बात करेंगे
न्यूरोनल डैमेज नहीं था, मतलब कोई परमानेंट इंजरी नहीं रहेगी कि व्यक्ति में लकवा हो गया या उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई परमानेंट इंजरी इस केस में देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? तो ये था हमारा क्लोज्ड हेड इंजरी का पहला प्रकार, जिसकी 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें याद रखनी है। सबसे पहला, इस कंकशन के अंदर पहली खासियत क्या थी कि इसके अंदर कोई ओपन, कोई बड़ा घाव प्रेजेंट नहीं था। दूसरी खास बात क्या थी कि इसके अंदर जेरिंग ऑफ द ब्रेन हुआ था। जेरिंग ऑफ द ब्रेन का मतलब सभी को समझ में आ ही गया होगा कि ब्रेन थोड़ा खोपड़ी के अंदर ही ऐसे थोड़ा झकझोर गया है, हिल गया है। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी भी न्यूरॉन्स का परमानेंट डैमेज यहां पर नहीं हुआ है। और चौथी जानकारी यह है कि इस मरीज में कुछ देर के लिए, सम टाइम के लिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की क्लोज्ड इंजरी के बारे में। दूसरे प्रकार की क्लोज्ड इंजरी होती है, उसे हम कॉन्ट्यूजन के नाम से जानते हैं। पहली इंजरी का नाम था कॉन्कशन और दूसरी इंजरी का नाम है कॉन्ट्यूजन। अब कॉन्कशन में ब्रेन थोड़ा हिल गया था, अब कॉन्ट्यूजन में क्या होगा वो समझें। कॉन्ट्यूजन थोड़ी सीवियर इंजरी है। मीन्स सीवियर इंजरी कैसे हुई? कॉन्कशन वाले में जो पहला प्रकार पड़ा था, कॉन्कशन वाले में तो हमारा सिर अगर पोल से टकराया था तो वहां इंजरी का गंभीरता जो थी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। यहां पर कॉन्ट्यूजन वाले केस में सीवियर इंजरी होती है। सीवियर इंजरी होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। सीवियर इंजरी से मतलब यह है कि हम चलते हुए हमारा सिर पोल से टकराया था तो वहां हो सकता है ब्रेन झकझोर गया हो। और वहीं मैं ये कहूं कि आप बाइक चला रहे थे, रास्ते में बाइक स्लिप हो गई और आपका सिर जाकर उस तेजी के साथ में किसी पत्थर से टकरा गया, तो क्या यहां पर भी केवल ब्रेन में कॉन्कशन या फिर जेरिंग ही होगा या यहां पर न्यूरॉन्स के टूटने की संभावना है? तो यहां अगर आप बाइक से गिरे हैं तो आपका इंजरी का गंभीरता जो है वो थोड़ी ज्यादा है और ऐसे केसेस में न्यूरॉन्स के डैमेज होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं, न्यूरॉन्स के डैमेज हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। मीन्स मरीज जो है जिसमें जोर से काफी सीवियर इंजरी हुई है, जो आघात ज्यादा लगने की वजह से पेशेंट कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए बेहोश भी हो सकता है। साथ ही साथ ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स भी डैमेज हुए हो सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं तो नुकसान टेम्पररी होगा कि कुछ देर बाद सही हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर न्यूरॉन्स डैमेज हुए होंगे तो नुकसान परमानेंट होने वाला है। परमानेंट क्यों? ये इसके लिए हमने एनाटॉमी पढ़ी थी कि न्यूरॉन्स अगर एक बार टूट जाए तो वापस रीजनरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम नाम की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्यूजन के बाद में अब हम तीसरे प्रकार की इंजरी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार की इंजरी पढ़ने से पहले एक और जानकारी समझें। इस कॉन्ट्यूजन वाले मरीज में लक्षण क्या आएंगे, ये अगर आपको दिमाग लगाना हो तो ये सोचें कि हमारा यहां शुरू से लेकर पीछे तक पूरा ब्रेन का हिस्सा है। अब हेड इंजरी होने पर बाइक से गाड़ी, अगर आपकी बाइक स्लिप हो जाती है तो फिर टूटेगा कौन सा? तो ये कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि हमारा यही हिस्सा टूटेगा। हो सकता है कि बाइक स्लिप होने पर पत्थर सामने आकर टकराया हो तो हो सकता है फोर ब्रेन में नुकसान हो, पीछे आकर टकराया तो हो सकता है हिंड ब्रेन में नुकसान हो, बीच में लगा हो तो हो सकता है मिड ब्रेन में नुकसान हो। अब जब व्यक्ति ऐसा बाइक से गिरा या हेड इंजरी सीवियर प्रकार की हुई है तो न्यूरॉन्स जिस हिस्से के डैमेज होंगे उसी हिस्से का काम भी प्रभावित हो जाएगा, उसके काम के अंदर भी डिस्टरबेंस हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझें। मान लिया जाए कि व्यक्ति में चोट लगने की वजह से सेरेब्रम के कुछ न्यूरॉन टूट गए। सेरेब्रम के न्यूरॉन टूट गए तो फिर व्यक्ति कौन सा काम नहीं कर पाएगा? वो काम नहीं कर पाएगा जो सेरेब्रम के द्वारा संचालित होता है। अब सेरेब्रम के द्वारा कौन सा संचालित होता है ये पूरा हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। वहीं अगर मैं कहूं कि इंजरी, चोट पीछे से लगी है,
और सेरिबेलम टूट गया है, और सेरिबेलम टूट जाए तो क्या होता है, सेरिबेलम अगर टूट गया तो हो सकता है मरीज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रख पाए, इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कॉन्ट्यूजन वाले के लक्षण क्या होंगे, ध्यान दें इस बात पर, कॉन्ट्यूजन वाले मरीज के लक्षण क्या होंगे, लक्षण वही दिखाई देंगे जिस हिस्से के न्यूरॉन टूट जाएंगे। मीन्स हिस्सा पूरा ब्रेन में से कोई सा भी हिस्सा टूट सकता है, जहां भी न्यूरॉन टूटे होंगे उसी एरिया का काम डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, एबनॉर्मल फंक्शन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की क्लोज्ड इंजरी के बारे में। तीसरे प्रकार की क्लोज्ड इंजरी होती है दैट इज हेमेटोमा फॉर्मेशन। तीसरी इंजरी होती है हेमेटोमा फॉर्मेशन। पहले तो हम बात करते हैं कि हेमेटोमा का मतलब क्या होता है। हेमेटोमा का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द टिश्यूज। किसी टिश्यू के अंदर अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। यहां अगर इस खोपड़ी के अंदर भी चोट लगने की वजह से इंटरनली कहीं ब्लीडिंग होने लग जाए और बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होने लग जाए तो उसे हम हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरी खोपड़ी के अंदर ब्लड कहां कहां इकट्ठा हो सकता है। इसके लिए आपको वापस से स्कल की संरचना समझनी होगी। मान लेते हैं कि आपकी खोपड़ी की हड्डियां हैं, इसके अलावा इसके अंदर 3 मेनिंजियल लेयर्स हैं। ध्यान दें, पहले सबसे बाहर ये खोपड़ी की हड्डी है, उसके बाद 3 मेनिंजियल लेयर्स हैं, और 3 मेनिंजियल लेयर्स के अंदर जो है ये आपके ब्रेन की संरचना है, जो कि आपकी खुरदरी संरचना होती है। तो मान लेते हैं ये तो है आपका ब्रेन, और बाकी ऊपर 3 जो थी वो आपकी लेयर्स हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली अरेक्नोइड मैटर, और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। और पाया मैटर के अंदर ब्रेन है, और ये जो है वो हमारी स्कल बोन्स है। और स्कल बोन के ऊपर भी क्या होगा, स्काल्प नाम की चमड़ी होगी, और स्काल्प नाम की चमड़ी के ऊपर इस प्रकार बाहर हेयर्स मतलब बाल होने वाले हैं। अब बात करेंगे कि जब चोट लगती है, जब खोपड़ी में चोट लगेगी तो ये ब्लीडिंग कहाँ हो सकती है, या ब्लड कौन सी जगह पर इकट्ठा हो सकता है। तो ब्लड उन सभी जगहों पर इकट्ठा हो सकता है जहां जहां पर खाली स्थान है, जहां जहां पर हमें स्पेस दिखाई दे रहा है। अब स्पेस कहां कहां दिख रहा है, ध्यान दें। एक तो स्पेस यहां पर भी दिखाई दे रहा है, दूसरा स्पेस यहां पर भी, तीसरा यहां पर भी, और हो सकता है चौथा ब्रेन के अंदर ही, टिश्यूज के अंदर ही ब्लड इकट्ठा हो जाए। तो इन सभी जगहों पर ब्लड के इकट्ठा होने की संभावना है। तो अब यहां पर मैं हेमेटोमा, ब्लड के इकट्ठा होने की लोकेशंस का जिक्र करता हूं। तो 4 जगह पर हेमेटोमा हो सकता है। सबसे पहली लोकेशन होती है दैट इज एपीड्यूरल हेमेटोमा। पहला हेमेटोमा होता है एपीड्यूरल हेमेटोमा, दूसरा होता है सबड्यूरल हेमेटोमा, तीसरा होता है सब अरेक्नोइड हेमेटोमा, और चौथा होता है इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा। अब ध्यान दें, हमने 4 लोकेशंस लिखी हैं, 4 जगह पर हेमेटोमा के होने की संभावना है। पहला एपीड्यूरल, दूसरा सबड्यूरल, तीसरा सबअरेक्नोइड, और चौथा इंट्रासेरेब्रल। इस डायग्राम में देखें कि ये स्पेस जो हमने लिखे हैं, ये 4 हेमेटोमा होने की जो जगह लिखी हैं वो कहां कहां पर है। सबसे पहला हेमेटोमा हमने लिखा है एपीड्यूरल हेमेटोमा। एपी का मतलब ऊपर और ड्यूरल का मतलब ड्यूरा। तो जो ब्लीडिंग है वह ड्यूरा मैटर के ऊपर होती है, इसे हम एपीड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो एपीड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में हुआ, एपीड्यूरल स्पेस स्कल बोन्स और ड्यूरा मैटर के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान दें, ये जो स्पेस है स्कल बोन और ड्यूरा मैटर के बीच वाले स्पेस को हम एपीड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर ब्लीडिंग होकर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसे हम एपीड्यूरल हेमेटोमा का नाम देने वाले हैं। दूसरा हमने लिखा है सबड्यूरल हेमेटोमा। सब का मतलब नीचे और ड्यूरल का मतलब ड्यूरा।
तो अगर इस ड्यूरामेटर से नीचे मीन्स यहां पर अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसे हम सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। जो दो नंबर लिखा हुआ है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और यहां पर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसे हम सब ड्यूरल हेमेटोमा बोलने वाले हैं। यहां आपके समझने के लिए लिख देता हूं कि सब ड्यूरल स्पेस कौन कौन सी दो परतों के बीच में है, तो एक ड्यूरामेटर और साथ में अरेक्नोइड मैटर के बीच वाली जगह को, ये तो हो गई ड्यूरामेटर और ये हो गई अरेक्नोइड मैटर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और यहां अगर ब्लड इकट्ठा होता है तो उसे हम सब ड्यूरल हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस। सब का मतलब नीचे और अरेक्नोइड का मतलब जो मेम्ब्रेन का नाम है। तो अगर इस अरेक्नोइड मैटर से नीचे वाली जगह में मीन्स इस तीसरे नंबर वाली जगह पर अगर ब्लड इकट्ठा होता है तो उसे हम सब अरेक्नोइड हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। अब ये सब अरेक्नोइड स्पेस किस किस के बीच में होता है, तो यह अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर नाम की लेयर के बीच में होने वाला है। ये तो हो गई अरेक्नोइड मैटर, ये हो गई पाया मैटर। इन दोनों के बीच में जो यहां पर ब्लीडिंग होती है तो उसे हम सब अरेक्नोइड हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। और सबसे आखिरी चौथा है हमारा इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा। और इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा का तात्पर्य है इस ब्रेन के टिश्यूज के अंदर, अगर ये पूरा ब्रेन है तो इस ब्रेन के अंदर ही कहीं पर टिश्यूज में ब्लीडिंग होने लग जाए तो उसे हम इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा के नाम से जानते हैं। तो खोपड़ी के अंदर तीसरे प्रकार की क्लोज्ड इंजरी होती है हेमेटोमा, और हेमेटोमा भी 4 जगहों पर बन सकते हैं, या तो एपिड्यूरल स्पेस में, या सब ड्यूरल स्पेस में, या सब अरेक्नोइड स्पेस में, या इंट्रासेरेब्रल स्पेस में, इंट्रासेरेब्रल जगह पर हेमेटोमा हो सकता है। अब एक सिंपल सा सवाल है। सवाल यह है कि अगर ये चारों प्रकार के हेमेटोमा हो सकते हैं तो इन चारों में से डेंजरस प्रकार का हेमेटोमा कौन सा होगा। मीन्स कौन सा हेमेटोमा होना मरीज के लिए सर्वाधिक घातक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो चारों में से कौन सा होगा। इन चारों में से सबसे डेंजरस हेमेटोमा जो है वह एपिड्यूरल हेमेटोमा को माना गया है। कौन से वाले को, एपिड्यूरल हेमेटोमा को इन चारों में सबसे डेंजरस माना गया है। और एपिड्यूरल वाले को सबसे डेंजरस इसलिए माना गया है क्योंकि यह ब्लीडिंग जो है वह आर्टीरियल रप्चर की वजह से होती है। जो एपिड्यूरल एरिया है वहां पर होने वाली ब्लीडिंग जो है वह आर्टीरियल रप्चर की वजह से होती है। बाकी तीनों जो हेमेटोमा हमने लिखे वह वीनस रप्चर की वजह से होते हैं, मींस वेन के टूटने से ब्लड इकट्ठा होता है, जबकि एपिड्यूरल हेमेटोमा के होने की वजह होती है कि आर्टीरियल रप्चर। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहां आर्टरी टूट रही है, बाकी इन तीनों में ब्लीडिंग होने के टाइम पर वेन टूट रही थी, तो फिर अंतर क्या रह जाता है। अंतर ये रह जाता है कि अगर आर्टरी में रप्चर होता है तो आर्टरी में ब्लड का दबाव, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे बहुत तेज गति से ब्लीडिंग होने वाली है और कुछ ही समय में बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होने वाला है। इसलिए आर्टरी का टूट जाना या आर्टरी का रप्चर होना ज्यादा डेंजरस कंसीडर किया गया है। वेन के अंदर भी ब्लड होता है, लेकिन वेन में ब्लड बहुत दबाव या बहुत तेजी के साथ नहीं बहता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग तो होगी, लेकिन ब्लीडिंग की गति जो है वो थोड़ी कम होने वाली है, जबकि आर्टेरियल रप्चर के दौरान ब्लीडिंग की गति बहुत ज्यादा होने वाली है। क्लियर। तो यहां ध्यान दें कि चारों हेमेटोमा में से जो एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है वो सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर आर्टरी कट जाती है, जबकि बाकी तीनों हेमेटोमा के अंदर वीनस रप्चर इनका कारण होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही हमारे हेड इंजरी के अंदर हमारे दोनों टाइप्स पूरे हो चुके हैं। हेड इंजरी 2 प्रकार की थी, ओपन हेड इंजरी और क्लोज्ड हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी के अंदर 2 चीजें पड़ी, पहला लेशरेशंस और दूसरा फ्रैक्चर। अब दूसरा क्लोज्ड हेड इंजरी के अंदर हमने 3 बातें पढ़ी, पहला कॉन्कशन, दूसरा कॉन्ट्यूजन और तीसरा हेमेटोमा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हेड इंजरी वाले मरीजों में दिखाई देने वाले लक्षणों की बात करेंगे कि अगर हेड इंजरी हो जाती है तो उस मरीज के अंदर हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
तो यहां हम हेड इंजरी के असेसमेंट फाइंडिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दें, असेसमेंट फाइंडिंग मीन्स अगर किसी व्यक्ति को खोपड़ी में चोट लग जाए तो हमें उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो लक्षणों को एक एक करके जिक्र करें तो सबसे पहला तो हो सकता है कि या तो मरीज के अंदर सिर में चोट लगते ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिले, या फिर हो सकता है पूरी तरह बेहोश ना भी हो तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों तथ्यों में अंतर समझें। हमने लिखा है कि या तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। इसका अंतर यह है कि अगर चोट की गंभीरता ज्यादा होगी तो व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा, और या फिर चोट की गंभीरता थोड़ी कम होगी तो थोड़ा व्यक्ति चक्कर आने की स्थिति में बेचैनी की हालत में रहेगा, पूरी तरह से बेहोश नहीं होगा। तो दोनों में से कौन सा सिम्टम आ सकता है? तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि हेड इंजरी की गंभीरता, सीवियरिटी कितनी ज्यादा है। अब बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा लक्षण यह होता है कि इस पेशेंट को चोट लगने के बाद में सीजर्स आ सकते हैं। अब सीजर का मतलब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना। अब सीजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ब्रेन अचानक से किसी ऑब्जेक्ट से टकराया है, ब्रेन पर जो बाहरी आघात हुआ है उस वजह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ सकती है और मरीज में सीजर्स आने की संभावना हो सकती है। अब बात करें तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण यह होता है, तीसरा लक्षण यह हो सकता है कि इस मरीज में सिर में चोट लगने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, ये पूरा डिसऑर्डर ही हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो यहां पर अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़ता इसलिए है क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से सिर में कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, हो सकता है कहीं खून इकट्ठा हो जाए। इन कारणों की वजह से हेड इंजरी के मरीजों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। अब ध्यान दें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या अब और भी ज्यादा लक्षण आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो वो सभी लक्षण दिखाई देंगे जो लक्षण हमने इंक्रीज्ड आईसीपी के अंदर पढ़े थे। तो यहां हम उनको वापस से सारे लक्षणों को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये क्लियर रखना है कि अगर उस व्यक्ति का आईसीपी बढ़ा है तो उसे हेडेक भी हो रहा होगा, उसे वॉमिटिंग के भी चांस हैं, उसके अंदर वाइटल साइंस भी प्रभावित हुए होंगे। तो यहां पर हमने एक शब्द लिख दिया कि आईसीपी बढ़ जाता है, और आईसीपी बढ़ने से दिखाई देने वाले लक्षण इस मरीज के अंदर भी दिखाई देने लगते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिम्टम देखने को मिल सकता है ओटोरिया, और इसके अलावा सिम्टम देखने को मिल सकता है राइनोरिया। अब पहले तो ओटोरिया और राइनोरिया का मतलब क्लियर करें। ओटोरिया, ओटो मतलब ईयर, और राइनोरिया, राइनोरिया का मतलब होता है कि नेजल कैविटी से या नोज से किसी सिक्रीशंस का निकलना, और ओटोरिया का मतलब होता है कि ईयर कैनाल से, कान के अंदर से किसी सिक्रीशन का निकलना। अब इन दोनों की वजह क्या है? जब किसी व्यक्ति को ऐसे खोपड़ी पर चोट लगती है तो उसके बाद में यह संभावना रहती है कि चोट लगने के बाद में उसके नाक से या तो खून आने लग जाए या उसके नाक से सीएसएफ बहने लग जाए, और दूसरे चांस ये रहता है कि उसके कान से खून आने लग जाए या उसके कान से भी सीएसएफ निकलने लग सकता है। अगर कान से कुछ भी वस्तु बाहर गिरेगी तो उसे हम ओटोरिया बोलते हैं, और अगर नाक से कोई सिक्रीशंस निकलने लगते हैं तो उसे हम राइनोरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले सिम्टम की तरफ। इन 5 सिम्टम के अलावा अगला सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज रेकन आइज। 5वें सिम्टम पर ध्यान दें, रेकन आइज। आइज का मतलब आंखें, और रेकन का मतलब होता है, रेकन एक जानवर का नाम है जिसे हम हिंदी में पांडा के नाम से जानते हैं। आपने एक जंगली जानवर पांडा का नाम सुना होगा, उसकी तरह इस हेड इंजरी वाले मरीज में आंखें दिखाई देने लगती हैं। तो रेकन आइज का तात्पर्य यह है कि इस मरीज के अंदर पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस होने लगता है। पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस। अब इस तथ्य को भी क्लियरली समझें, जब खोपड़ी के अंदर चोट लगती है
तो उसका प्रभाव ये दिखता है कि हमारा जो ये सॉफ्ट टिश्यू है पेरी ऑर्बिटल मीन्स आंख के चारों तरफ वाला ये जो सॉफ्ट एरिया है, इस एरिया के अंदर सब क्यूटेनियस एरिया में ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड इकट्ठा होने लगता है। और सब क्यूटेनियस एरिया में ब्लड इकट्ठा होने से क्या होता है, तो वो एरिया बिल्कुल हमें डार्क काला काला दिखने लगता है। जैसे अगर आप हाथ पर भी कई बार जोर से चिमटी काट देते हैं तो स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो जाने से हल्का कालापन दिखाई देता है, उसी प्रकार उसी इंजरी को हम एकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। एकाइमोसिस शब्द का मतलब होता है स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस एरिया में ब्लड इकट्ठा हो जाना। ऐसा ब्लड जो बाहर बहता तो नहीं है, बाहर ब्लीडिंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्किन के नीचे ही इकट्ठा होकर काला काला जब दिखाई देने लगता है तो उसे हम एकाइमोसिस बोलते हैं। यहां पर ऐसे स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा कौन सी जगह पर हुआ है, यह हुआ है पेरी ऑर्बिटल एरिया में। पेरी ऑर्बिटल मतलब आंख के ये आसपास वाले एरिया में, इस जगहों पर आपका स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा हुआ है, जिससे आंख के चारों तरफ हमें बिल्कुल काला काला सर्कल, काला घेरा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की आंखों को हम रेकन आईज के नाम से जानते हैं। और यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऐसा महत्वपूर्ण सिम्टम हमें हेड इंजरी वाले मरीजों में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं, इसके अलावा अगला सिम्टम होता है बैटल्स साइन। ध्यान दें, रेकन आइज के अलावा अगला महत्वपूर्ण सिम्टम होता है बैटल्स साइन। बैटल का मतलब तो सभी जानते हैं, बैटल मतलब युद्ध होता है, तो यहां युद्ध वाला साइन दिखाई देता है। युद्ध वाले साइन से तात्पर्य यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को सीवियर हेड इंजरी होती है तो उसके अंदर मैस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर एकाइमोसिस देखने को मिलने वाला है। कौन से एरिया पर एकाइमोसिस दिखेगा, मैस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर एकाइमोसिस दिखाई देगा। अब मैस्टॉइड प्रोसेस पर एकाइमोसिस के लिए, एकाइमोसिस का तात्पर्य तो सभी को याद ही होगा। एकाइमोसिस का तात्पर्य सब क्यूटेनियस ब्लीडिंग हो जाना, स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाना जिससे स्किन का हल्का डार्क दिखाई देना। और ये ब्लीडिंग जो है, ये डार्कनेस जो है वो कहाँ दिखाई दे रही है, मैस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैस्टॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, हमारे कान के पीछे की तरफ, यहाँ जो ये एलिवेटेड हार्ड हिस्सा हमें महसूस होता है उसे हम मैस्टॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर अगर ऐसा ब्लड इकट्ठा हुआ, ऐसा डार्कनेस दिखाई दे, तो इस लक्षण को हम बैटल्स साइन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, रेकन आइज और बैटल्स साइन ये दो महत्वपूर्ण सिम्टम होते हैं हेड इंजरी वाले मरीजों में। इन दोनों लक्षणों के अंदर ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग बाहर तो नहीं हुई है लेकिन चमड़ी के नीचे हुई है, और चमड़ी के नीचे ब्लड के इकट्ठे हो जाने और उनके कालेपन के दिखाई देने को हम किस टर्म से जानते हैं, उसे हम एकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहां पहले रेकन आइज में ऐसा कालापन कहाँ हुआ है, आंख के चारों तरफ हुआ है, उसे हम रेकन आइज कहेंगे। और बैटल्स साइन में ऐसा कालापन कहाँ हुआ है, तो कान के पीछे, यहां मैस्टॉइड प्रोसेस पर हुआ है जिसे हम बैटल्स साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को असेसमेंट फाइंडिंग और लक्षण हेड इंजरी वाले समझ में आ गए होंगे, जिसके बारे में हमने अलग अलग लक्षण पढ़े। ओटोरिया और राइनोरिया का मीनिंग क्लियर करें। सिक्रीशंस ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर कैनाल, दैट इज ओटोरिया, और सिक्रीशंस ड्रेनेज फ्रॉम द नोज, उसे हम राइनोरिया के नाम से जानते हैं। सिक्रीशंस ड्रेन मतलब निकलने लगते हैं, तो वो सिक्रीशन क्या होंगे, या तो हो सकता है कि वो ब्लड हो और या फिर हो सकता है वो CSF। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके असेसमेंट फाइंडिंग के बाद में अब डिस्कस करने वाले हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम हेड इंजरी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस को समझें कि हेड इंजरी की गंभीरता क्या रही है, कितनी ज़्यादा हेड इंजरी हुई है, उसे डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला तो होता है CT स्कैन और दूसरा हो सकता है MRI। मीन्स हम CT स्कैन और MRI के माध्यम से हेड इंजरी की गंभीरता पता लगा सकते हैं कि कितना एरिया टूटा है, कितने एरिया में डैमेज हुआ है,
कहीं पर ब्लड इकट्ठा तो नहीं हुआ है, कहीं पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें सीटी स्कैन और एमआरआई करवाना पड़ सकता है। अब डायग्नोसिस के अंदर एक और जानकारी ऐड करते हैं कि अगर इस हेड इंजरी वाले मरीज में ईयर और नोज से कोई ड्रेनेज निकल रहा हो तो वह ड्रेनेज क्या है, इसकी जांच भी करनी आवश्यक होती है। अब आवश्यक क्यों है और क्या जांच करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हम सिम्टम के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है हेड इंजरी वाले मरीज के कान से कोई सिक्रीशन निकलता हुआ दिखाई दे, हो सकता है उसके नाक से कोई सिक्रीशन निकलता हुआ दिखाई दे। वो सिक्रीशंस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो सिक्रीशन ब्लड हो सकता है वो सिक्रीशन सीएसएफ हो, या फिर हो सकता है नाक से सिक्रीशन निकल रहा तो नॉर्मल नाक का म्यूकस सिक्रीशन भी हो सकता है जो कि नाक की मेम्ब्रेन के अंदर बनता है। तो हमें यह पता करना जरूरी है कि ईयर और नोज से निकलने वाला सिक्रीशन कहीं सीएसएफ तो नहीं है, क्योंकि जो सीएसएफ हमारी मेनिंजेस के बीच में बह रहा था, जो वहां पर प्रेजेंट था, अगर वो हेड इंजरी के बाद कान से निकलने लग जाए तो यह गंभीर इंजरी को दर्शाता है। तो हमें ईयर से निकलने वाले डिस्चार्ज या फिर नाक से निकलने वाले डिस्चार्ज को ये जांच करना आवश्यक है कि कहीं वो सीएसएफ तो नहीं है। तो जो भी ईयर और नोज से ड्रेनेज निकलेगा उसे हमें सीएसएफ के लिए एनालिसिस करना होगा। किसके लिए एनालिसिस करना है? सीएसएफ के लिए एनालिसिस करना है। मींस वो निकलने वाला सिक्रीशन कहीं सीएसएफ तो नहीं है या अन्य कोई सिक्रीशन तो नहीं है। इस बारे में हमें डिफरेंशिएट करना, इस अंतर को पता लगाना आवश्यक होता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको इस हेड इंजरी के मरीज में उसके ईयर कैनाल या नोज से ऐसा कोई भी सिक्रीशन निकलता हुआ दिखाई दे तो आप उसका सैंपल लेंगे और उस सैंपल के अंदर आप ग्लूकोज का डिटेक्शन करवाने वाले हैं। किसका डिटेक्शन करवाने वाले हैं? ग्लूकोज का डिटेक्शन। मतलब अगर कान से भी कोई व्हाइटिश मींस कलरलेस लिक्विड निकल रहा है या नाक से भी सिक्रीशन निकल रहा है तो उसका कुछ सैंपल लेना है और सैंपल लेने के बाद उसके अंदर ग्लूकोज की जांच करवानी है। अगर वो लोकलाइज्ड म्यूकस सिक्रीशन होगा तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो निकलने वाला सिक्रीशन अगर सीएसएफ होगा तो हमें उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट मिलने वाला है। तो ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है कि सीएसएफ है या नहीं है ये पता करने का। जो भी ड्रॉप्स नाक से या कान से गिर रहे हैं उनका सैंपल ले लिया जाए और सैंपल के अंदर ग्लूकोज की जांच करवाई जाए। अगर ग्लूकोज उपस्थित मिलता है तो हमें यह मानना है कि ये निकलने वाला, ये गिरने वाला सिक्रीशन जो है वह सीएसएफ ही है। अब दूसरा जांच का तरीका भी होता है और दूसरा तरीका होता है हालो रिंग टेस्ट। अब दूसरा सीएसएफ एनालिसिस का तरीका है हेलो रिंग टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, क्या रिजल्ट मिलेगा वो ध्यान दें। जब नाक या कान से कोई सिक्रीशन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा हो तो उस सिक्रीशन को हमें एक वाइट गॉज पीस के ऊपर लेना होगा। मीन्स हमें एक स्टेराइल वाइट गॉज पीस लेना है और अगर नाक से ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो हम उसे गॉज पीस के ऊपर उन ड्रॉप्स के सैंपल्स को लेना है। मान लेते हैं कि यहाँ बहुत सारे जो नाक से सिक्रीशन गिर रहे थे उनके ड्रॉप्स यहाँ पर हमने इस गॉज पीस के ऊपर सैंपल ले लिया। उस गॉज पीस के ऊपर सैंपल उस सिक्रीशंस का लेने के बाद उस गॉज पीस को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही हवा में रख देते हैं। अब अगर उसको थोड़ी देर रख दिया जाए तो कुछ देर बाद उसमें यह विशेष परिवर्तन दिखाई देगा कि कुछ समय बाद इसमें यहां पर साइड में एक येलो कलर की रिंग दिखने लग जाएगी और बीच वाला हिस्सा जो है जहां हमने लिक्विड डाला था वो तो धीरे धीरे सूखने लगेगा और सूखने के बाद में यहां साइड में एक येलो कलर की ऐसी कंसंट्रिक रिंग, ऐसी येलो कलर की रिंग दिखाई देने वाली है। सूख कैसे गया इसके लिए कंफ्यूज ना हो, हमने ये कहा था कि अगर नाक या कान से लिक्विड निकल रहा है तो उसे व्हाइट गॉज पीस पर लिया, गॉज पीस पर लिया होगा तो गॉज पीस थोड़ा भीग गया होगा। फिर हमने ये कहा था कि उसे ऐसे हवा में छोड़ देना है। उस भीगे हुए गॉज पीस को हवा में छोड़ेंगे तो क्या कुछ देर में, थोड़ी देर बाद वापस वो सूखेगा कि नहीं सूखेगा?
तो बिल्कुल सूखने वाला है। लेकिन जब वो गॉज पीस सूखेगा तब हम उसका असेसमेंट करेंगे। तो गॉज पीस के ऊपर हमें ऐसा येलो कलर की एक रिंग दिखाई देगी, ऐसा राउंड शेप में येलो कलर की जो रिंग दिखाई देती है, यह दर्शाता है कि जो लिक्विड यहां पर पड़ा था, जो अभी सूख चुका है, वो क्या था, वो CSF था। और ये येलो कलर की रिंग इसलिए बनी है क्योंकि CSF के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो अब अगर उस लिक्विड को हम रखेंगे तो पानी तो उसके अंदर सूख जाएगा, लेकिन प्रोटीन जो होगा वो ऐसे राउंड शेप में येलो कंसंट्रिक रिंग के रूप में दिखाई देगा। तो अगर हम कान या नाक से निकलने वाले सिक्रीशन को गॉज पीस पर लेते हैं और गॉज पीस पर कुछ देर रखने के बाद में अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है तो यह CSF के होने को दर्शाता है। और अगर ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम मानेंगे कि कोई ना कोई लोकलाइज्ड सिक्रीशन होगा, वह CSF नहीं है। क्लियर। और इसके अलावा तीसरा और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, दैट इज बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट। अब CSF एनालिसिस के 3 अलग अलग जांच की प्रक्रियाएं हैं। पहला हमने ग्लूकोज का डिटेक्शन किया, दूसरा हमने हालो रिंग टेस्ट किया, तीसरा और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट। ध्यान दें, दिल्ली एम्स के सवाल एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि किसी सिक्रीशन के अंदर CSF है या नहीं है, उसे पता करने का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट। मतलब अगर जो कान या नाक से सिक्रीशन निकल रहा है उसका सैंपल लेकर अगर उसके अंदर बीटा ट्रांसफेरिन की जांच करवाई जाए और बीटा ट्रांसफेरिन अगर उसमें प्रेजेंट मिलता है तो यह कंफर्मेटिवली CSF के होने को दर्शाता है। क्लियर। तो पता रखें, डायग्नोसिस के दौरान अगर कान या नाक से सिक्रीशन निकल रहा है तो हमें यह पता करना बहुत जरूरी है कि निकलने वाला सिक्रीशन CSF है या कोई अन्य सिक्रीशन है। उसको कंफर्म करने के लिए हम ये 3 प्रकार की जांचें करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कान या नाक से निकलने वाला सिक्रीशन CSF है या नहीं है। इस बारे में हम पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस के बाद में अब हम बात करने वाले हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर हेड इंजरी हो जाती है तो ऐसे केस में हमें क्या इलाज दिया जाना चाहिए, हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हेड इंजरी वाले मरीज का। अब मैनेजमेंट यहाँ पर हम 3 प्रकार के मैनेजमेंट पढ़ेंगे। 3 प्रकार मतलब या तो हम कोई मेडिकल मैनेजमेंट करें, कुछ दवाइयाँ दें, या फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करें, या फिर हम विशेष प्रकार के नर्सिंग मैनेजमेंट के माध्यम से पेशेंट की केयर करें। तो इसके लिए 3 मैनेजमेंट हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है, कुछ दवाइयों का दिया जाना। तो बताइए हेड इंजरी के मरीज में हम कौन सी दवाइयाँ देंगे। तो सिंपल सा आंसर होगा कि हेड इंजरी के मरीज की सबसे मेजर परेशानी तो यह है कि इसके अंदर चोट लगते ही सूजन आ जाने की वजह से इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लेवल में गिरावट लाती हों, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करती हों। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने वाली दवाई कौन सी होने वाली है। हम इस पेशेंट में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जो कि मैनिटॉल हो सकता है, या फिर हम एसिटाजोलामाइड दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ICP को कम करने के लिए एक तो हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक काम में लेते हैं और दूसरे प्रकार की दवाइयां हम स्टेरॉइड्स दवाइयां भी काम में ले सकते हैं। स्टेरॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, डेक्सोना। और डेक्सोना क्या काम करेगा, डेक्सोना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव रखता है। तो यहां हम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव के लिए सूजन में कमी लाने के लिए स्टेरॉइड्स दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां हम हेड इंजरी के मरीजों में शुरुआती तौर पर इन दोनों प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करके उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसके खोपड़ी के अंदर के दबाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे
कि खोपड़ी के अंदर दबाव तो हमने इमीडिएटली दवाइयाँ देकर कम कर दिया, लेकिन इसके अंदर सर्जिकली हम क्या इलाज दे सकते हैं, हम क्या ऑपरेटिव प्रक्रियाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? तो सर्जिकल मैनेजमेंट उस पेशेंट की इंजरी के प्रकार के आधार पर डिपेंड करेगा या उसकी गंभीरता के आधार पर डिपेंड करने वाला है। कैसे? मान लिया जाए कि इंटरनली ब्रेन के अंदर या खोपड़ी के अंदर कहीं पर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। एक्टिव ब्लीडिंग मतलब आर्टरी कटी हुई है, लगातार बहुत तेजी से खून बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत वहां पर सर्जिकल मैनेजमेंट करना जरूरी है। और सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं क्रेनियोटॉमी। सबसे पहले क्रेनियोटॉमी करने वाले हैं। क्रेनियोटॉमी का मतलब हम इसके खोपड़ी में छेद करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, खोपड़ी के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर वहां तक जाकर ब्लड वेसल्स को बंद करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले खोपड़ी में एक छेद करना होगा। और खोपड़ी में हम जो ओपनिंग बनाते हैं उसे हम क्रेनियोटॉमी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रेनियोटॉमी कर दिया। क्रेनियोटॉमी करने के बाद में अब हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पर लाइगेशन ऑफ द वेसल्स करवा सकते हैं। क्या करवाने वाले हैं? लाइगेशन ऑफ द वेसल्स करवाने वाले हैं। लाइगेशन का मतलब बांधना, वेसल्स का मतलब ब्लड वेसल्स। अगर किसी ब्लड वेसल्स में रप्चर की वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हम इस प्रकार की ऑपरेटिव प्रक्रिया के माध्यम से उस ब्लीडिंग को रोकने वाले हैं, उस ब्लड वेसल को बांधकर उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोक सकते हैं। तो यहां सर्जिकल मैनेजमेंट में पता रखें कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें पहले तो क्रेनियोटॉमी करनी पड़ सकती है और फिर आवश्यकता अनुसार हम लाइगेशन ऑफ वेसल्स, किसी बड़ी वेसल जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही है उसे बांधकर हम ब्लीडिंग की संभावनाओं को रोक सकते हैं। अब तीसरा और आखिरी प्रकार का हमारा मैनेजमेंट होता है वो होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। कि अगर हमारे पास अस्पताल में हेड इंजरी का मरीज आ जाए तो हम उस पेशेंट के लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करने वाले हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट ही तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल भी यही आएंगे कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे अगर आपके अस्पताल में एक हेड इंजरी का मरीज आता है। तो इसलिए विशेष तौर पर नर्सिंग मैनेजमेंट पर फोकस करें, नर्सिंग मैनेजमेंट पर ध्यान दें। एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर ऐसा हेड इंजरी वाला मरीज हमारे इमरजेंसी में अस्पताल में आता है तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होता है मेंटेन पेटेंट एयरवे। हमें सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करना होगा। अब एयरवे मेंटेन करना क्यों जरूरी है या इसे हम पहले क्यों करते हैं, तो यहां ध्यान दें, हम सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर एयरवे मेंटेन करने वाले हैं। अब एयरवे मेंटेन करने के साथ साथ दूसरा पॉइंट और ध्यान दें, हम इस पेशेंट के अंदर सुपाइन पोजीशन देने वाले हैं। अब पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए, इसको लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपने ABC, CAB ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना होगा। तो उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसे आज यहां पर क्लियर करें। हम ये पढ़ते आए हैं कि एक तो होती है ABC गाइडलाइन जो कि पहले चलती थी। हम हमेशा पढ़ते आ रहे थे कि हमें कोई भी इमरजेंसी में मरीज आता है तो A, B और C क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ABC का मतलब सबसे पहले हमें एयरवे देखना होता था, उसके बाद हम उसके ब्रीदिंग पैटर्न को देखते थे और उसके बाद हम उसके अंदर सर्कुलेशन को मतलब पल्स BP वगैरह को चेक करते थे, उसकी जांच करते थे। लेकिन आपने ये सुना होगा कि अब ये प्रोटोकॉल चेंज हो गया है, ये गाइडलाइन चेंज हो गई है और आजकल हम CAB वाला प्रोटोकॉल अपनाते हैं। CAB मतलब सबसे पहले आते ही हमें एयरवे मेंटेन न करके उसके पल्स चेक करनी चाहिए, उसका सर्कुलेशन चेक करना चाहिए, उसके बाद में एयरवे मैनेज करना चाहिए और उसके बाद में ब्रीदिंग देखनी चाहिए। मींस ABC वाला प्रोटोकॉल अब CAB हो गया है, ऐसा लगभग आप सभी ने सुना होगा। तो अब ध्यान दें, सभी मरीजों के लिए ये CAB या ABC वाला प्रोटोकॉल नहीं होता है।
कुछ मरीजों के लिए प्रोटोकॉल बदल भी गया है और कुछ मरीजों के लिए अभी भी ऐसा ही प्रोटोकॉल एबीसी वाला भी फॉलो होता है। तो अब किन मरीजों में हमें एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मींस पहले एयरवे फिर ब्रीदिंग फिर सर्कुलेशन देखना है, और कौन से मरीजों में पहले सर्कुलेशन फिर एयरवे और फिर ब्रीदिंग देखना है, इसको समझने के लिए आपको दो शब्द समझने होंगे। दो प्रकार की इंटरनेशनल गाइडलाइंस दी गई हैं, एक तो होती है ACLS और एक होती है ATLS। अब इनके नाम अगर नहीं सुने हैं तो ध्यान दें, दो प्रकार की गाइडलाइन है, एक होती है ACLS, एक होती है ATLS। ACLS की फुल फॉर्म है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट मतलब ये गाइडलाइन उन मरीजों के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारी वाले होते हैं, क्योंकि गाइडलाइन के अंदर ही लिखा है कार्डियक लाइफ सपोर्ट, मीन्स हार्ट से संबंधित बीमारियां या हार्ट अटैक वाले जो मरीज हैं उनके लिए ACLS गाइडलाइन दी गई है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि यह इंटरनेशनल लेवल पर प्रचलित ACLS गाइडलाइन क्या प्रोटोकॉल बताती है। तो ACLS गाइडलाइन ये बताती है कि हमें जब भी ऐसा कोई हार्ट का मरीज अस्पताल में आता है तो हमें उसके लिए CAB प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए। तथ्यों पर ध्यान दें, हमने दो प्रकार की इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बारे में लिखा है, एक होती है ACLS दैट इज एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, यह हार्ट की बीमारी वाले मरीजों के लिए है, और हार्ट की बीमारी वाला मरीज अगर अस्पताल में आता है, इमरजेंसी में आता है, तो उसमें सबसे पहले पल्स देखी जानी चाहिए, सर्कुलेशन चेक किया जाना चाहिए, उसके बाद एयरवे, और उसके बाद हमें ब्रीदिंग को मेंटेन करना होगा। अब बात करते हैं इस दूसरी गाइडलाइन के बारे में, यह भी एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है। ATLS की फुल फॉर्म समझें। ATLS का मतलब होता है एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। यहां पहले कार्डियक लाइफ सपोर्ट था, यहां पर ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है। ट्रॉमा मतलब कोई ना कोई चोट लगना, तो अगर कोई एक्सीडेंट वाले या कोई चोट वाले मरीज अस्पताल में आते हैं तो उनके लिए हमें ACLS गाइडलाइन को फॉलो न करते हुए इस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट वाली गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अब इंटरनेशनली प्रचलित जो ATLS गाइडलाइन है, जो ट्रॉमा वाले मरीजों के लिए काम में लेते हैं, वो गाइडलाइन ये कहती है कि हमें ऐसे ट्रॉमा वाले मरीज जब भी अस्पताल में आते हैं तो उनके अंदर हमें अभी भी या हमेशा ABC गाइडलाइन को ही फॉलो करना होता है, मीन्स पहले एयरवे फिर ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन को मैनेज करना होगा। तो यहां इन दोनों गाइडलाइन को याद रखें तो आगे अब भविष्य में कभी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास अचानक से एक चेस्ट पेन का, एक हार्ट अटैक वाला जो कि छाती में दर्द हो रहा है, ऐसा मरीज अगर इमरजेंसी में आए तो आप सबसे पहले क्या मैनेज करेंगे? तो आपका जवाब एयरवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के मरीज के लिए कौन सी गाइडलाइन प्रचलन में है? ACLS गाइडलाइन। और ACLS गाइडलाइन हमें क्या सिखाती है कि हमें ऐसे मरीजों में सबसे पहले पल्स देखी जानी चाहिए, मतलब सबसे पहले सर्कुलेशन जांचा जाना चाहिए। क्लियर। तो अगर सवाल आता है कि हार्ट अटैक के मरीज के लिए आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर होगा हम सबसे पहले उसका सर्कुलेशन चेक करने वाले हैं। वहीं एक दूसरा सवाल आता है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर इमरजेंसी में कार्यरत हैं और अचानक से एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला मरीज जो है उसे इमरजेंसी में लाया गया है, आप सबसे पहले क्या जांच करेंगे? तो आपका आंसर उसमें पल्स चेक करना या सर्कुलेशन चेक करना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रॉमा वाले मरीजों के लिए जो ATLS गाइडलाइन है वो हमें ये बताती है कि हमें ऐसे मरीजों में सबसे पहले एयरवे चेक किया जाना चाहिए, उसके बाद ब्रीदिंग, और फिर तीसरे नंबर पर हमें सर्कुलेशन की जांच करनी चाहिए। क्लियर। तो अब आपको लगभग ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने
इस हेड इंजरी के मरीज में नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर पहला ही पॉइंट एयरवे क्यों लिखा है? एयरवे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ATLS गाइडलाइन इस हेड इंजरी वाले मरीज में इस ट्रॉमा वाली गाइडलाइन को दिमाग में रखा, और ये ट्रॉमा वाली गाइडलाइन हमें ये बताती है कि ऐसे मरीजों में सबसे पहले एयरवे को मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ध्यान दें, ACLS एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट और ATLS एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। अब बात करते हैं कि हमें इसे पोजीशन कौन सी देनी है। एयरवे तो हमने मेंटेन कर लिया, पोजीशन के लिए हमने ये लिखा है कि हम इस पेशेंट में सुपाइन पोजीशन देते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये हेड इंजरी का मरीज है, अगर इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो हम इसकी गर्दन को थोड़ा एलिवेट क्यों नहीं कर देते, जो कि हमने पिछली बीमारी में पढ़ा था। हमने इंक्रीज्ड ICP के अंदर पढ़ा था कि अगर ICP बढ़ा हुआ मरीज हो तो उसका हेड एंड थोड़ा एलिवेट कर देना चाहिए, जिससे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में थोड़ा CSF नीचे आए और खोपड़ी के अंदर दबाव में थोड़ी कमी आ जाए। तो जब हमारा हेड इंजरी का मरीज है, इसके अंदर भी ICP बढ़ा हुआ है, तो हमने यहाँ हेड इंजरी के मरीज में सुपाइन पोजीशन देने का जिक्र क्यों किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी जो मरीज आया है उसके बारे में हमें इतनी ही जानकारी ज्ञात है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। अब अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है खोपड़ी के अंदर भी चोट लगी हो और हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी चोट लगी हो। अभी तक तो हमें पता नहीं है क्योंकि मरीज अभी केवल स्ट्रेचर पर लेटकर आया है और हमें इतना पता है कि एक्सीडेंट का मरीज है। तो ऐसी स्थिति में हम शुरुआती फेज में आते ही तुरंत उसे सुपाइन पोजीशन देंगे, उसका हेड एलिवेट नहीं करेंगे। हेड एलिवेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इस पेशेंट में कहीं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने पर फिर गर्दन को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो इंजरी की गंभीरता बढ़ सकती है। इसलिए हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिया। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में जल्द से जल्द इस मरीज में CT स्कैन करवाया जाएगा। CT स्कैन इसलिए करवाया जाएगा कि हम ये देख सकें कि इस पेशेंट में इंजरी जो हुई है वो कहां कहां हुई है। अब CT स्कैन अगर हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, मान लेते हैं कि पेशेंट आया था, हमने एयरवे मैनेज किया, हमने मरीज को सुपाइन अवस्था में रखकर CT स्कैन में शिफ्ट कर दिया। CT स्कैन हो गया, CT स्कैन की रिपोर्ट हमारे सामने है। अब CT स्कैन की रिपोर्ट में दो अलग अलग रिपोर्टें हम डिस्कस करते हैं। पहली रिपोर्ट तो ये है कि मान लेते हैं CT स्कैन की रिपोर्ट में ये आया कि चोट केवल सिर में है, यहां गर्दन में और स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट नहीं है। क्या अब आप इस मरीज का हेड एंड थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे मरीज में हम हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं अगर CT स्कैन में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसके अंदर हेड इंजरी ही प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन से किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसमें हम सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी CT स्कैन की रिपोर्ट में ये आता है कि पेशेंट को खोपड़ी में तो चोट है ही है, उसके साथ ही साथ उसके गर्दन में स्पाइनल कॉर्ड में भी चोट लगी हुई है, अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो हम कभी भी मरीज को सेमी फाउलर मींस गर्दन को इस प्रकार मोड़ने वाले नहीं हैं, हम उसे हमेशा सुपाइन अवस्था में ही रखेंगे। तो आते ही तुरंत क्या करना है? आते ही तुरंत तो सुपाइन पोजीशन में रखना है, फिर उसके बाद में CT स्कैन करवाना है, और CT स्कैन के बाद में अब कौन सी पोजीशन रखी जाए उसका निर्णय हम आसानी से रिपोर्ट देखकर ले सकते हैं। रिपोर्ट में दो पहलू होंगे, या तो केवल खोपड़ी में इंजरी होगी या फिर खोपड़ी प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों में इंजरी होगी। केवल खोपड़ी में इंजरी है तो हम हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में इंजरी है तो हम हेड एंड को एलिवेट नहीं करने वाले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान रखने वाले हैं कि इस पेशेंट में अगर इंक्रीज्ड ICP हमें दिखाई दे रहा है तो हम इस पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करवाने वाले हैं। अब यहां पर भी पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करवाने की वजह क्या है?
इस बात पर ध्यान दें, इस हाइपर वेंटिलेट करवाने के पीछे जो पूरा लॉजिक था ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक पेशेंट में आईसीपी बढ़ा हुआ है तो इसके शरीर में CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो यह एक्सेसिव CO2 जो है यह खोपड़ी के अंदर जाकर वैसोडाइलेशन करवाता है। ध्यान दें, अगर आईसीपी ज्यादा है तो वह CO2 का लेवल बढ़वाएगा, अगर CO2 का लेवल बढ़ता है तो यह वैसोडाइलेशन करवाएगा। एक बात को क्लियर कर लें कि आईसीपी बढ़ा हुआ था तो CO2 कैसे बढ़ गया, तो इसका आंसर यह है कि जब आईसीपी बढ़ा हुआ था तो उसके वाइटल साइन चेंज हुए, वाइटल साइन में उसका ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, व्यक्ति कम श्वास लेने लग गया। जब श्वास कम ले रहा था तो श्वास कम लेने की वजह से उसके शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ने लग गई। अब ये बढ़ा हुआ CO2 जो है वह खोपड़ी में वैसोडाइलेशन करवाता है। अगर वैसोडाइलेशन होगा तो बहुत सारा ब्लड और खोपड़ी में पहुंचेगा, और बहुत सारा ब्लड पहुंचेगा तो और ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसे रोकने के लिए हमने मरीज को हाइपर वेंटिलेट करवा दिया। मीन्स उसे ज्यादा बार ब्रीदिंग देते हैं, भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा यह होगा कि व्यक्ति ज्यादा बार श्वास लेगा तो उसके अंदर CO2 का लेवल लगातार कम होने लग जाएगा। CO2 का लेवल कम हो जाएगा तो वेसल्स का डायामीटर भी वापस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के अंदर मदद मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अगर हेड इंजरी का मरीज है तो इस हेड इंजरी वाले मरीज को मॉर्फिन जो होती है वह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। अगर हेड इंजरी का मरीज है और अगर वह दर्द की कंप्लेंट कर रहा है तो हमें उस मरीज के अंदर मॉर्फिन नाम की दवाई नहीं देनी है। मॉर्फिन नाम की दवाई इसलिए नहीं देनी है क्योंकि एक तरफ तो मरीज को खोपड़ी में चोट है, उसका ब्रेन पहले ही बहुत कम काम कर रहा है, वहीं अगर हमने मॉर्फिन दवाई भी दे दी तो मॉर्फिन भी एक प्रकार की CNS डिप्रेसेंट होती है। मीन्स ब्रेन के कामों को कम करने वाली, रिलैक्स करने वाली ही दवाई है, तो यह उस मरीज के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए जिस मरीज में खोपड़ी में चोट है, ब्रेन पहले ही बहुत कम काम कर रहा है, उसके अंदर हम मॉर्फिन नाम की दवाई देकर और ज्यादा ब्रेन को सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने मॉर्फिन नाम की दवाई को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिया। अगर मॉर्फिन नहीं दे सकते तो फिर सिर दर्द के लिए उसे कौन सी गोली दें, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट में NSAIDs ग्रुप की दवाइयां दे सकते हैं। मीन्स हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं वो उसे हम दे सकते हैं। मीन्स आप उसे डाइक्लोफिनेक लगा सकते हैं, आप उसे पैरासीटामोल दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसे मॉर्फिन सल्फेट नाम की दवाई नहीं देने वाले। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमें इस हेड इंजरी वाले मरीज में याद रखने हैं। एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखें कि अगर हमने इस पेशेंट के अंदर ऑपरेशन करवाया है अगर हम इस पेशेंट में कोई ऑपरेशन हुआ है, क्रेनियोटॉमी हुआ है, तो क्रेनियोटॉमी के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें पोजीशन का विशेष ध्यान रखना होगा। और पोजीशन ये देनी है कि अगर खोपड़ी में इस तरफ से छेद किया गया है, मीन्स मान लेते हैं कि यहां पर ओपनिंग बनाई गई है, तो खोपड़ी में जिस तरफ ओपनिंग बनाई गई हो उस दिशा में पोजीशन न देते हुए हमें अनऑपरेटेड साइड में पोजीशन देना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें हेड इंजरी के अंदर पेशेंट में अगर कहीं पर भी खोपड़ी में छेद करने वाला ऑपरेशन किया गया हो तो ऑपरेशन के बाद वाले समय में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें
अनऑपरेटेड साइड में, मीन्स यहां ओपनिंग है, अगर इसी तरफ पोजीशन देंगे तो उसमें ये नुकसान होने वाला है कि वहां पर वुंड वाला एरिया दब जाएगा। तो हमें यहां ओपनिंग बनाई हो तो दूसरी तरफ करवट दिलाकर सुलाना होता है। तो हम अनऑपरेटेड साइड में उस पेशेंट को लिटाने वाले हैं। कब लिटाने वाले हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को हेड इंजरी टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके काफी सारे पहलू हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।